नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट 93 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का आरोग्य की कुंजी जो आपका पाठ है, आपकी पुस्तक अनिका हिंदी में, उसको पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, पाठ को हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम पाठ नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से हम नहीं दे पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। मेरे साथ साथ रहिए, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा और पढ़िएगा पाठ। आरोग्य की कुंजी। आरोग्य मीन्स हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखो, पहले हमारा जो खाना पीना था वो अलग किस्म का था, हम पौष्टिक खाते थे। लेकिन समय बदलते हमारे खाद्यान्नों में हम उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे, तो निरंतर हमारा खाना है वो पौष्टिक नहीं रहा है। और खाना यदि पौष्टिक नहीं होगा तो हम स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, जो आजकल जंक फूड जिसे हम कहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, जो तले हुए पदार्थ जो होते हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, यदि हमें अपना स्वास्थ्य सही चाहिए है तो। वरना असंख्य बीमारियां हैं हमें घेर लेती हैं और हम दिन प्रतिदिन डॉक्टर्स के यहाँ जाते रहते हैं। बदले में हमें उसका उतना लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा की गई है आज के आपके इस लेसन में। तो शरीर की निरोगता एवं बलिष्ठता के लिए मुख्य दृष्टि पौष्टिक आहार या औषधि उपचार पर जाती है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने भोजन किस तरह का किया है। बीमार होने पर लोग चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं। जब भी बीमारियां होती हैं, चिकित्सक मीन्स डॉक्टर्स जो है, उनके यहाँ हम जाते हैं। मानो रोग को बुलाने भगाने की ठेकेदारी है उन्होंने हथियार रखी हो, यानी वही रोगों को बुलाने वाले हों, वही रोगों से हमारा निवारण करवाने वाले हों। इस प्रयास में रोगियों को बहुत कम सफलता मिलती है। यानी हम दवाएं लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं वो सही रूप से स्वस्थ हो पाते हैं। वे चिकित्सक और नुस्खे बदलते अपना पैसा और समय गंवाते रहते हैं। जब हम देखिए डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं दवाई लेने के लिए, यदि हमें आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ बदल करके दे देता है। यानी मनुष्यों पर जो है वो विभिन्न प्रकार के नुस्खे है वो आजमाता है और हमारा पैसा है वो पानी की तरह बहता रहता है। पर बीमारी टस से मस नहीं होती है, यानी थोड़ा सा भी नहीं दूर होती है। ऐसे जीर्ण रोगियों की भारी संख्या हम अपने इर्द गिर्द गिन सकते हैं। जीर्ण अपच जो होती है उसकी जो बीमारी है हमारे इर्द गिर्द होती रहती है। यही बात पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य संवर्धन के संबंध में भी है। अमीर लोग आमतौर से ऐसा भोजन करते हैं जिसे असंदिग्ध रूप से पौष्टिक कहा जा सकता है। यानी अमीर लोग जो है ना, अपनी तरफ से तो है ना पौष्टिक भोजन लेने की बात करते हैं, लेकिन असल में उनमें है ना पोषक तत्व नहीं होते हैं। ऐसे जिसे असंदिग्ध रूप से पौष्टिक कहा जा सकता है। केमिस्टों की दुकानों पर टॉनिकों की बोतलें और पौष्टिक खाद्यों के डिब्बों से भरी रहती हैं। आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट की दुकान पर तरह तरह की जो दवाएं हैं, विटामिन की जो शीशियां हैं, डब्बियां हैं, गोलियां हैं, खूब बिकती खपती हैं। लेकिन है ना, इनके सेवन करने वालों में से किसी
कितनी तंदुरुस्ती बढ़ी है, यानी कौन लोग कितना तंदुरुस्त हुआ है। चाहे भले ही हम लेते हैं लेकिन उनसे हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। यह खोजने पर निराशा ही हाथ लगेगी। यदि उनमें कोई तथ्य रहा होता तो उनका तथा उनके परिवार वालों का शरीर सर्वथा निरोगी ही पाया जाता। यानी केमिस्ट जो दवाइयाँ बेचते हैं ना भाई, जो विटामिन बेचते हैं, यदि उनमें इतना लाभ होता तो केमिस्ट सबसे पहले अपने घर की बीमारियां दूर करते हैं। आमतौर पर उनके घरों में भी बहुत बीमारियां पाई जाती हैं। यदि वे दूसरों के रोग भगा सकने में समर्थ हैं तो अपने तथा घर वालों के शरीर को रुग्ण रहने ही क्यों देते। यानी उनसे दवाइयों से यदि रोग दूर चले जाते तो वो अपने घर पे लोगों को घर के लोगों को रोगी क्यों रहने देते। इसी प्रकार यदि पौष्टिक खाद्यों से बलिष्ठता मिलती होती तो गरीबों की बात छोड़ भी दी जाए तो कम से कम अमीर लोगों को तो पहलवान स्तर के होते। भाई चलो हम गरीबों की बात छोड़ देते हैं, लेकिन जो अमीर लोग है ना भाई, वो तो है ना फिर हमेशा बलिष्ठ होते भाई, पहलवान स्तर के होते। लेकिन अक्सर हम देखते हैं ज्यादा बीमारियां अमीर लोगों में ही पाई जाती हैं। उन्हें किस आहार की कमी है, वे पौष्टिक ही खाते हैं और खा सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें क्या दुर्बल होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर तो है ना, एक भी अमीर व्यक्ति है वो दुर्बल या कमजोर या अस्वस्थ होना ही नहीं चाहिए। पुष्टाई की दवा बेचने वाले केमिस्ट एवं निर्माता तो बलवान ही रहने चाहिए, ताकतवर रहने चाहिए। च्यवनप्राश, शैलाजीत, मकरध्वज आदि बनाने वाले तथा उनका आकाश पाताल जैसा विज्ञापन करने वालों को जरा जीर्णता का कष्ट क्यों भोगना पड़ता। आए दिन हम देखते हैं टीवी पर, कभी च्यवनप्राश की ऐड देखते हैं या कुछ और हम देखते हैं, तो फिर तो भाई जो ऐड करता है उसको तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। और ये लोग तो इन पौष्टिकों का सेवन या उपयोग करके यौवन का लाभ ले ही सकते थे। तो भाई फिर तो बूढ़े ही ना हो, बीमार ही ना हो, यदि ऐसा हो जाए तो। पर ऐसा होता कहाँ है, ऐसा संभव नहीं है। लगता है आरोग्य की आकांक्षा के लिए केमिस्ट और चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में मृग तृष्णा जैसी भांति के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है। देखिए, हम दवाइयों को लेने के लिए केमिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर तो वही बात होती है जैसे मृग की नाभि में जो है उसकी कस्तूरी छिपी हुई होती है। मृग दाएं बाएं इर्द गिर्द है ना भागता फिरता है उसकी खुशबू पाने के लिए। तो हम भी अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द इतनी जड़ी बूटियां हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मानवीय मस्तिष्क पर छाए हुए अगणित अविश्वासों में अपने किस्म का यह एक बहुत ही भोंडा किंतु अतीव व्यापक अंधविश्वास है कि स्वास्थ्य संवर्धन में पौष्टिक खाद्यों और रोग निवारण में औषधियों का आश्रय लेने से काम चल सकता है। इसके आधार पर दुर्बलता हटाने और रुग्णता मिटाने के लिए निश्चित रहा जा सके। आरोग्य की कुंजी इन आदतों में सन्निहित होता है, छिपी हुई, जो आहार विकार के चयन करने तथा अपनाने के लिए उत्तरदायी हैं। और इस संबंध में जो ढील बरती जाती है तथा अव्यवस्था फैलाई जाती है, उसी से ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य संपदा को आघात पहुंचता है। हम क्या करते हैं भाई, अक्सर जो चीज़ें हमारे खाने के लिए सही होती हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, हम उनको नहीं खाते हैं। हम बाजार में बने हुए चाउमीन, टिक्की, बर्गर, ढोकला, समोसा, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या फास्ट फूड खाते रहते हैं। इससे हमारा पेट है वो निरंतर खराब होता रहता है। परमात्मा ने हमारे लिए जो भोजन दिया है, अनाज दिया है, हमें वही खाना चाहिए ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सकें और डॉक्टर्स के हमें चक्कर ना लगाने पड़े।
आगे कहता है, जब तक वे विकृतियां पल्ले बंधी रहेंगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं मिल सकता। यदि असंयम पर वासना और लिप्सा का पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, संयत जीवन क्रम अपनाया जा सके, तो उस परिवर्तन का प्रभाव सहज है ही स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जब हमारी जीभ मांगती है भाई हमें ये खा लेना चाहिए, लेकिन जो फास्ट फूड है, जो हमारे पेट को खराब करने वाली चीजें हैं, वो हम नहीं खाएं ना, अपने जीभ पे कंट्रोल रखें, संयम बरतें, तो हम बीमारियों से पीछा छुटा सकते हैं। रुग्णता तो असंयम की प्रतिक्रिया पर भर है। यदि दृढ़तापूर्वक अपने आहार विहार का निर्धारण किया जा सके और उस पर आरूढ़ रहा जा सके, तो रुग्णता की जड़ें अपने आप सूखती चली जाएंगी। यानी हम खाने पीने का नियम निश्चित रूप से बना लें तो हमारी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी और बिना चिकित्सा के या उपचार के ही हम अपने आप को निरोग बना लेंगे, रोग से रहित बना लेंगे। तो आगे कहता है, हकीम लुकमान कहते थे, मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र है वो जीभ से खोद रहा है। यानी अपनी आयु अपनी जीव्या से घटा रहा है, क्योंकि जो जीव्या मांगती है हम उसे दे देते हैं और वो हमारा पेट खराब कर देती है। इसका तात्पर्य यह है कि चटोरेपन के वशीभूत जीव्या अनुपयोगी पदार्थों का अनावश्यक मात्रा में उदरस्त कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न कर देती है। यानी जो हमें जितनी मात्रा में नहीं खाना चाहिए, जीव्या के कहने से हम उस मात्रा में भोजन करने लग जाते हैं और धीरे धीरे हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बीमारियां पल्ले पड़ने के पश्चात हमारा जीवन है वो धीरे धीरे घटता जाता है, हमारी आयु कम हो जाती है। कितने ही व्यक्ति आरंभिक जीवन काल में दुर्बल और रुग्ण रहने लग जाते हैं। यानी बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन के पहले ही पड़ाव में वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्होंने जब जब अपने निर्वाह कर्मों को नए सिरे से सुधारने का निर्णय किया तो स्थिति बदलती है। यानी वो लोग अपना खान पान बदलते हैं तो उनकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है और दुर्बलता सशक्तता में परिणित हो जाती है, जाती है। इंदकेसरी चंदकीराम पहलवान उठती उम्र में अक्सर रोग से घायल हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर भी जिनका इलाज नहीं कर सकते हैं, इतने बीमार थे और अकाल मृत्यु के मुख में जाने वाले थे। इस स्थिति में से छूटने के लिए उन्होंने साहसपूर्वक अपनी जीवन यापन प्रक्रिया में मौलिक अंतर किया और उस परिवर्तन के प्रभाव में से न केवल बीमारी से छूटे वरन बलिष्ठता और पहलवानों की पंक्ति में जा विराजे। यानी भाई उन्होंने अपने खान पान को सुधारा ना, तो जो है ना चंदगीराम जो है वो पहलवानों की श्रेणी में सबसे ऊपर जा करके शिखर पर पहुंच गए। विश्वविख्यात पहलवान सेंडो भी आरंभ में ऐसे ही दुर्बल थे। वे एक बार किसी प्रदर्शनी में गए थे, देखिए, और पुष्ट पहलवानों के सुदृढ़ शरीरों को देखा। उन्होंने ललचाई आंखों से अपने पिता से पूछा, क्या ऐसा ही शरीर आ, ऐसा ही शरीर बना सकना संभव हो सकता है? यानी पिताजी से पूछा क्या भाई मेरा शरीर भी ऐसा बन सकता है? तो पिता ने सुनिश्चित उत्तर दिया, आहार विहार की रीति नीति को सही बनाने वाला हर व्यक्ति सुदृढ़ और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। भाई पिता ने जब है ना बताया उनको, तो भाई कहता जो खान पान सही रखेगा ना तो उसका शरीर इससे भी बलिष्ठ हो सकता है। सैंडो ने कहा क्या करना चाहिए, यह पूछा और जो बताया गया था उसी को दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने में जुट गया। तो फिर पूछा भाई मैं क्या करूं? तो पिता ने उन्हें बताया भाई आप इस तरह से कीजिएगा। उन्होंने उसी तरह से है ना भोजन करना प्रारंभ कर दिया और परिणाम यह हुआ कि स्वास्थ्य सुधरा और विश्वविख्यात पहलवान बन गए।
तो इसी प्रकार का एक उदाहरण लेखक आगे देता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे, उन दिनों उनका पेट बुरी तरह से खराब रहता था। कब्ज निवारण के लिए एनिमा का सहारा लेना पड़ता था। एनिमा भाई, जब वो शौच निवृत्त नहीं हो सकते तो डॉक्टर्स के माध्यम से शौच करना पड़ता था। ऐसा लगता था वे बहुत दिन तक न जी सकेंगे। स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाए, प्राकृतिक दिनचर्या की राह अपनाई और लंबा जीवन जिया, यानी बहुत लंबे समय तक जिए। वे 120 वर्ष जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे, यानी वो 120 वर्ष तक जीते। दुर्घटना उन्हें उठा न ले गई होती तो संभवतः है वे उतने दिनों तक स्वस्थ रहते भी। यानी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा वो ऐसे में अकाल मृत्यु के मुख में चले गए, वरना वो लंबे समय तक निश्चय ही जीवित रहते। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाजारू चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। लोकमान्य तिलक भी बचपन में दुर्बल और बीमार रहते थे। उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य सुधारने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। आहार विहार में दृढ़तापूर्वक सुव्यवस्था का समावेश किया और बलिष्ठता का उपहार भी किया। यानी तिलक जो है, उन्होंने भी अपना खान पान जो है ना सुधारा और धीरे धीरे वो एक बलिष्ठ व्यक्ति हो गए। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, वो सर्वत्र आपको चारों तरफ मिल जाएंगे, जिनसे नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने वालों ने स्वास्थ्य संवर्धन में सफलता पाई और कायाकल्प जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी बहुत से व्यक्तियों ने अपने भोजन को सुधार करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना लिया है। प्राचीन काल के हनुमान, भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य पालनकर्ताओं के उदाहरण तो मौजूद हैं। ऋषि मुनि वन प्रदेश में रहते थे। ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? वन प्रदेश में। और वहाँ की स्थिति भी कष्ट साध्य और अभावग्रस्त जीवन यापन करते थे, यानी वहाँ पर कष्टों से जीवित रहते थे, तो भी संयम के प्रभाव से उन्होंने सुदीर्घ जीवन का सुख भोगा। स्वामी दयानंद की बलिष्ठता प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बार दो मजबूत सांडों को आपस में लड़ते हुए देख करके रोका था और दोनों को सींग पकड़ के उन्हें बलपूर्वक हटा दिया था और पीछे धकेल दिया था। बग्घी को पकड़कर घोड़ों के 1000 प्रयत्न करने पर भी आगे बढ़ने का भी ऐसा ही घटनाक्रम है। इसे ब्रह्मचर्य का प्रताप कह सकते हैं। वनवासी भील कोल अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं, किंतु संयमशील रह करके आजीवन बलवान बने रहते हैं। यदि स्वास्थ्य मर्यादाओं का उल्लंघन न किया जाए तो ईश्वर प्रदत्त सुदृढ़ आरोग्य सहज ही आजीवन क्षण क्षण बना रह सकता है। यानी भाई, हम अपना स्वास्थ्य यदि सही रखना चाहते हैं तो हमें खान पान पर ध्यान देना होगा। लेखक ने यहाँ बहुत सारे उदाहरण है वो हमारे सामने पेश किए हैं कि जिन लोगों ने अपने खान पान को सही रखा है वो स्वस्थ भी रहे हैं। किसी बुद्धिमान बाप ने मरते समय अपने बेटों को स्वास्थ्य और सुखी रहने के लिए 3 शिक्षाएं दी थी। तो देखिए कौन कौन सी शिक्षाएं दी। सबसे पहले फूलों की सेज पर सोना, मोहन भोग खाना, बड़ों के हाथ पैर तोड़ देना। देखिए सुनने में ये तीनों ही बातें अटपटी लगती हैं, लेकिन जब हम इनके उत्तर देखते हैं तो हमारे अर्थ इनके समझ में आ जाएंगे। तो पहले इस पहेली का कुछ अर्थ न समझ सके बच्चे, वो है ना, पापा के द्वारा कही गई इस बात को समझ नहीं इसके कि बड़ों के हाथ पैर तोड़ देना, मोहन भोग खाना, फूलों पे सोना, मीन्स हम मेहनत ही नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या समझाना चाहते थे पिता उनको? देखिए, गरीबी के रहते हुए फूलों की सेज पर सोना तथा मौन भोग खाना कैसे संभव हो सकता था, तथा बड़ों के हाथ पैर तोड़ देने से क्या हाथ लगेगा। तो पहेली का अर्थ समझाते हुए बच्चों से पिताजी ने कहा, फूलों की सेज पर सोने का तात्पर्य यह है कि इतना कठोर परिश्रम किया जाए कि थकान से किसी भी स्थिति में गहरी नींद आ सके। यानी हम दिन भर परिश्रम करेंगे तो हमें नींद आएगी।
मोहन भोग का तात्पर्य है कि ऐसी कड़ी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए। हम क्या करते हैं, दिन में बार 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 खाते रहते हैं, लेकिन हमें खाना तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लग जाए। तो ऐसी भूख में भाई सूखी रोटियां हैं वो भी हमें मोहन भोग के समान, भगवान कृष्ण के भोग के समान लगती हैं। और बड़ों के हाथ पैर तोड़ने का मतलब होता है कि उनके कामों में हाथ बटाने का सतत प्रयत्न किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुभव हो सके और उनकी बारीकियां समझ में आ सकें। शरीर और मानसिक आरोग्य को क्षुण्ण रखने के तथा बढ़ाने के लिए स्वर्णिम सूत्र सदा के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो भाई अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप भी आज से ही यदि कुछ बाजारू चीज़ें खाते हैं, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, तो भाई बाकी चीज़ों को बंद कर दीजिएगा ताकि आप बीमार ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आरोग्य की कुंजी पाठ जो है पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ फायदा होगा और आप प्रश्नोत्तर भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। नीचे इसके कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उनको भी राइट डाउन कर लें और सीख लें। निरोगता होता है भाई रोग न होने की स्थिति, उपचार होता है इलाज, टस से मस न होना होता है अटल रहना, यानी ज्यों का तो स्थिति में बने रहना। और तथ्य होता है सच्चाई, यथार्थ। सर्वथा होता है भाई पूर्ण रूप से, रुग्ण होता है बीमार, यौवन जवानी भांति की तरह या असत्य सत्य को मान लेना। ये भांति नहीं, सॉरी, भ्रांति है भाई। भ्रांति होता है असत्य को सत्य समझ लेना। विकृतियां होती है बुराइयां, व्यापार, व्यसन, व्यसन। और सुसंयत होता है भाई अच्छी तरह से या संयमशील या सुनियोजित। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। कोई विद्यार्थी नया है तो भाई चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। मैंने लगभग सारा सिलेबस है वो डाल दिया है और इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, मैं आपका हल करने का प्रयत्न करूँगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।